हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, भारत देश क्यों हुआ फेल। इसे हम 8 पॉइंट में समझेंगे। 8 ऐसे सेक्टर के बारे में बात करेंगे कि जहां से कमियां नजर आई हैं इस लॉकडाउन के कारण से। कमियां तो बहुत ही पहले से थी, लेकिन उसे उजागर करने के लिए कोई अवसर चाहिए था, कोई ऐसा मौका आ जाना चाहिए था। तो ऐसे में ये कोविड-19 ने इन सेक्टरों के उन कमियों को उजागर कर दिया। इस टॉपिक को हम ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि मैं आपको समय समय पे ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में जानकारी देता हूं। क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से जब आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो उस लेवल तक की जानकारी दी जाती है कि जहां से कमियां उजागर होती हैं। कोई भी संकट, चाहे वो युद्ध हो या महामारी, अपने साथ अनगिनत समस्याएं लेकर आती है। लाखों और कई बार तो करोड़ों लोगों की जिंदगियां अस्त व्यस्त हो जाती हैं। जान और जहान दोनों का नुकसान होता है। कोई भी संकट आए, जैसे कहीं पे आग लग जाए, बाढ़ आ जाए, या ऐसे कोविड जो इस तरह से ऐसी कोई महामारी फैल जाती है, तो इससे सभी को नुकसान होता है और हर सेक्टर में कुछ न कुछ नुकसान होता ही होता है। लेकिन कई बार तबाही के ये मंजर किसी राष्ट्र के लिए नव निर्माण का मौका भी लेकर आते हैं। कि एक तरह से ये सुझाव हमें दिया जाता है कि ऐसा अगर आप करेंगे तो आगे आने वाली जो समस्याएं होंगी वो किसी भी रूप में हो सकती हैं, प्राकृतिक भी हो सकती हैं, मानव निर्मित भी हो सकती हैं। कोई भी आपदा आती है तो हम उससे बचाव कर सकते हैं। जापान ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद स्वयं को विकास के नए पायदान पर खड़ा कर लिया। उसी युद्ध में तबाह हुआ जर्मनी एक बार फिर से बुलंदी पर है आज प्रेजेंट टाइम में। चीन ने भी 1949 की कम्युनिस्ट क्रांति में हुई हिंसा के बाद तेजी से बदलाव किया। भूकंप और सुनामी के बाद शहरों के नए और आधुनिक तरीके से बसने के कई उदाहरण हैं। कोरोना वायरस महामारी मानव इतिहास की बड़ी त्रासदी है। इसने दुनिया की कई व्यवस्थाओं को उलट पलट करके रख दिया। इससे हर देश प्रभावित हुए हैं। खास करके भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो इसने लोगों के जीवन में कोहराम मचा रखा है। इसका सबसे ज्यादा असर खास करके उन करोड़ों प्रवासी मजदूरों पर पड़ा है जिनका शहरों में काम छूट गया है और जो गांव में वापस लौट आए हैं या कहीं रास्ते में फंसे हुए हैं। देश के ज्यादातर लोग इससे किसी न किसी तरह से प्रभावित हुए हैं। चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हो या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो या अपना स्वयं का काम करते होंगे, तो हर लोग इससे प्रभावित हुए हैं, जिसके बारे में आज राष्ट्र बेहतर तरीके से इस वजह से समझ पा रहा है क्योंकि कोरोना वायरस संकट ने इन समस्याओं को बेहतर तरीके से उजागर करके सामने देश के सामने ला दिया है। हालांकि ये समस्याएं पहले ही थी, लेकिन इनकी कमियां आज सभी के सामने उभर कर आ रही हैं। इन समस्याओं से उभरने के क्रम में एक नए शक्तिशाली, स्वस्थ और समर्थ भारत का निर्माण संभव होगा। अगर इन सेक्टर में जो कमियां हैं उसे दूर नहीं किया गया तो और समस्याएं बढ़ जाएंगी, लेकिन हमें इसे दूर करना ही करना होगा और इस कोविड-19 के मौके पर ही दूर करना होगा। क्योंकि इसके अलावा अगर हम सोचेंगे कि ये खत्म हो जाएगा, नॉर्मल कंडीशन हो जाएगा, तब हम करेंगे, तो ऐसा कभी भी समय हमारे पास नहीं आएगा। अब यहां से हम बात करेंगे उन 8 पॉइंटों को, तो एक एक करके पॉइंट को ऊपर समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा पार्लियामेंट, संसद के बारे में। सच तो यह है कि संसद ने अपनी भूमिका नहीं निभाई है। कोविड-19 से पैदा हुआ संकट अभूतपूर्व है और ऐसी स्थिति में नीति निर्माण के अभूतपूर्व कार्य होने चाहिए। कुछ ऐसे फैसले लिए जाने चाहिए संसद के माध्यम से जिससे ये जो संकट है उससे लोगों को राहत मिले। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय यूनियन अर्थात IPO ने दुनिया भर की उन संसदीय गतिविधियों का जिक्र किया है जो कोरोना वायरस काल में संचालित हो रही हैं। इस लिस्ट में 100 से ज्यादा देशों का जिक्र है, लेकिन दुख की बात है कि इस सूची में भारत का नाम ही नहीं है। इसका कारण यह है कि लॉकडाउन से ठीक पहले भारतीय संसद के दोनों सदनों को समय से पहले स्थगित कर दिया गया था और तब से अब तक करीब 2 महीने से अधिक समय के मध्य कोई भी संसद के द्वारा काम नहीं हुआ है भारत देश में। वहीं कई देशों में संसद सोशल या कहें तो फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए भी अपनी संसद को जारी रखा है। यही अपने पड़ोसी देश में देख लीजिए, नेपाल में भी संसद आज जारी है, चाइना में जारी पहले से ही था, लेकिन भारत देश में संसद क्यों बंद है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके बारे में आप सभी जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। ऐसे ही कनाडा में संसद का वर्चुअल सत्र हुआ है। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, आप जानते भी होंगे, वो क्वारंटाइन थे, उनको कोरोना वायरस हो चुका था, क्वारंटाइन थे। जैसे ही ठीक हुए वो वापस आकर संसद में सभी प्रश्नों का जवाब दिया। तो ऐसा समझ सकते हैं कि जब उन देशों में हो सकता है तो भारत में अभी तक मुझे पता है जहां तक कि कोई भी नेता, कोई भी सांसद, विधायक इससे प्रभावित नहीं हुआ है। तो फिर चाहे वो आप विधानसभा को ले लीजिए, संसद को ले लीजिए, राज्यसभा, लोकसभा, सभी तो बंद क्यों है? तो ये सबसे बड़ा सवाल बनी गया है।
कई देशों में संसद में सदस्यों की संख्या घटा दी गई है। भारत में संसद से सीखते हुए राज्यों में विधानसभाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। ये तो वही हाल हुआ कि पापा काम नहीं करेंगे तो बेटा काम क्यों करेगा। जब देश की संसद, लोकसभा, राज्यसभा नहीं चलेगी तो विधानसभाएं क्यों चलेंगी? क्योंकि सभी को पता है कि काम करेंगे तो मेहनत लगेगा, समय लगेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। चलो अच्छा है कि जब वो बंद है तो हम भी बंद रहेंगे। पर सच तो यह है कि जिस समय नीति निर्धारक में सबसे गंभीर फैसले होने की जरूरत थी, तब नीतियां बनाने वाले भारत की सबसे बड़ी संस्था और राज्यों की विधायिकाएं बंद पड़ी हैं। कई सांसदों ने संसद का सीमित सत्र ही सही पर संसद की कार्यवाही चलाने का अनुरोध किया, चाहे वो विपक्ष के लोगों या जो बीजेपी पार्टी है जो इस समय सत्ता में है, उन्होंने भी, उनके कुछ सांसदों ने अनुरोध किया कि सत्र को चलाया जाए, चाहे लोकसभा को ही चलाया जाए, राज्यसभा को चलाए, जो भी हो पाए 2-4 दिन तो इस तरह से चलाया जाना चाहिए। लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई शुरुआत नहीं हुई है। सरकार ये कह सकती है कि मानसून सत्र शुरू होने में अभी समय है, लेकिन इस बीच संसदीय समिति की बैठकों को न बुलाना और संसद का कोई विशेष सत्र न करना इस शीर्ष संस्था के महत्व को कम करके दिखाता है। अगर हमें भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में राजकाज को लोकतांत्रिक तरीके से संचालित करना है, उसे चलाना है, तो संसद की सर्वोच्चता फिर से कायम करनी होगी और केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों को भी अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी कि संसद के माध्यम से जो आपके लोकसभा, राज्यसभाएं और राज्यों के जो विधानसभाएं होती हैं, उनको संचालित करके देश के सामने ऐसे कोई नियम कानून बनाया जाए कि जिससे पूरे देश को फायदा हो इस लॉकडाउन में। जो दूसरा पॉइंट है वो है कार्यपालिका। कार्यपालिका अर्थात सरकार काफी शक्तिशाली हो गई है इस संकट के समय में और कार्य निष्पादन के लिए नौकरशाही पर पूरी तरह से निर्भर हो गई है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि नौकरशाही ने इस संकट के समय में अपने ऐतिहासिक कर्तव्य नहीं निभाई है। कार्यपालिका के 2 हिस्से होते हैं, पहले आपको यहाँ पे समझना होगा कि वो 2 कौन से हिस्से हैं, उसके बाद आपको इसमें जो कमियां हैं कार्यपालिका में वो आपको समझ में आ जाएंगी। पहला यह है कि प्रधानमंत्री, कैबिनेट या राज्यों में मुख्यमंत्री और मंत्री कार्यपालिका के निर्वाचित हिस्से हैं। ऐसा समझ सकते हैं कि जो लोग चुनाव लड़कर चुनाव जीत कर आते हैं उसे हम कार्यपालिका का फर्स्ट पार्ट मानेंगे। दूसरा जो हिस्सा होता है वो नौकरशाही कार्यपालिका का चयनित अर्थात सिलेक्टेड हिस्सा होता है, जो IAS PCS होते हैं, जिनको यहाँ पे वहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। कोरोना के इस संकट के समय में कार्यपालिका के निर्वाचित हिस्से अर्थात प्रधानमंत्री और मंत्रीगण बेहद शक्तिशाली हो गए हैं और संकट के प्रभावी न होने की स्थिति में सभी नीतिगत फैसले स्वयं ही ले रहे हैं। जो भी उनको मन लग रहा है, जो भी ऐसा लग रहा है कि ऐसा करना चाहिए, वो समय समय पे निर्धारित कर रहे हैं। चूंकि कार्यपालिका में कोई विपक्ष नहीं है, इसलिए इस समय ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो समेत फैसला लेने की जो होती है उस पर किसी भी तरह का कोई भी दबाव नहीं है, उनकी कोई भी आलोचना नहीं हो सकती। जैसे अभी हाल ही में भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया। अब कोई भी इसमें नहीं पूछ सकता कि आपने क्यों इतना ही जारी किया, क्यों यहाँ पे, क्यों इतना इस सेक्टर में दिया। कोई भी प्रश्न नहीं हो सकता इस संकट के समय में, क्योंकि संसद तो चल नहीं रहा है और इन फैसलों को लागू करने का दायित्व नौकरशाही पर ही होता है, जो समान स्थिति में काम चला ले जाती हैं, लेकिन उनकी जो ट्रेनिंग होती है असमान स्थितियों के हिसाब से नहीं होती है कि अचानक कोई संकट आ जाए, कहीं पे बाढ़ आ जाए, कहीं पे आग लग जाए या ऐसे महामारी फैल जाए तो उसे कैसे निपटना होगा। तो ये भारत की जो नौकरशाही है उनको अच्छी तरह से ट्रेनिंग नहीं दिया जाता और इन नौकरशाही की बनावट सवाल पूछने की नहीं बल्कि फैसले को किसी न किसी तरह से लागू करवाना ही होता है। इसलिए कोरोना वायरस संकट के जरूरतों के हिसाब से अफसर रचनात्मक नहीं हो पाए और न ही अपनी ओर से कोई पहल की। इसलिए किसी भी नौकरशाह ने सरकार को समय रहते ये नहीं बताया कि अचानक लॉकडाउन से करोड़ों जिंदगियां प्रभावित होंगी। आपने सोचा होगा या आप भी सोच सकते हैं कि 24 मार्च को जब लॉकडाउन किया गया तो कब किया गया है। मोदी जी ने 8 बजे स्पीच दिया था और उनका आधे घंटे का लगभग 33 से 32 मिनट का स्पीच था, तो 8:30 तो इसी तरह से बच गया। बचा इनके पास कितना, 3.5 घंटा। अब बताइए कि 3.5 घंटा में अगर किसी डीएम को अपने पूरे जिले को लॉकडाउन करना होगा तो कितनी बड़ी समस्याएं होंगी, और जबकि उसके पास हर जिले में हर प्रकार की समस्याएं होती हैं। तो ऐसे में कोई भी जिलाधिकारी, कोई भी नौकरशाही ने सरकार को ये नहीं बताया कि अगर आप ऐसा करते हो, अचानक करते हो तो कितनी समस्याएं हो सकती हैं और लाखों लोग सड़कों पर आ सकते हैं। इस तरह से पीएम, सीएम व डीएम का पूरा तंत्र अलग अलग कारणों से कोरोना का उस तरह से मुकाबला नहीं कर पाया जो सरकार अपेक्षा कर रही थी कि हम अचानक कर देंगे तो सभी लोग जहां पे होंगे वहीं पे रुके रहेंगे और जो हमारा प्रशासन है उसे कंट्रोल कर लेगा। इसीलिए मैंने इस पे एक वीडियो भी डाला है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। पीएम, सीएम एंड डीएम। बात करेंगे न्यायपालिका, जो हमारा तीसरा पॉइंट होगा। कहां पे न्यायपालिका भी फेल हो गई है, अदालतों ने भी कोई उचित समाधान नहीं किया है। भारतीय लोकतंत्र के हिसाब से कानून बनाने का काम विधायिका का है या जो कार्यपालिका है उनका काम है,
और अदालत का काम कानून की व्याख्या करने और कानून के हिसाब से फैसले देने का है। इस हिसाब से नीति और कानून बनाने और उसे लागू कराने में अदालतों की बहुत बड़ी भूमिका नहीं होती है, लेकिन संसद की तुलना में कोर्ट का काम इस मामले में बेहतर रहा है और इसने अपना काम कभी बंद नहीं किया। लेकिन लॉकडाउन के जो पीड़ित लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो माइग्रेंट लोग हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं या लोग फंसे हुए हैं, उनके लिए कोर्ट ने कोई भी राहत प्रदान नहीं किया है। कोर्ट ने माना कि यह कार्यपालिका का क्षेत्र है, लेकिन इस तरह हुआ ये कि कार्यपालिका पर न तो संसद का अंकुश रहा और न ही अदालत का, क्योंकि संसद तो चल नहीं रहा है और जो अदालत चल रहा है तो उसने सीधे कहा कि ये तो हमारे क्षेत्र से बाहर है। जो माइग्रेंट वर्कर है उनके लिए जो सरकार राहत पहुंचा रही है या नहीं पहुंचा पा रही है, लोगों को दिक्कत हो रहा है, इसका जिम्मेदार किससे माना जाए। यहां तक कि मीडिया का बड़ा हिस्सा भी अभी ऐतिहासिक भूमिका निभाने से बचता रहा है और ज्यादातर समय सरकार का गुणगान करने में और विपक्ष से सवाल पूछने और माहौल में सांप्रदायिक रंग घोलने में जुटा हुआ है ये भारत की जो मीडिया है। कोई भी न्यूज चैनल है, मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे कि किस न्यूज चैनल पे क्या दिखाया जाता है इस लॉकडाउन के दौरान। तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट। आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर के पॉइंट पे, क्योंकि चौथा नंबर पॉइंट बहुत ही अच्छा पॉइंट है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा। सच तो यह है कि हमें मानव विकास की परवाह कम है। कोरोना वायरस संकट ने दिखाया कि भारत के बड़े बड़े शहरों के कुछ अस्पतालों को अगर छोड़ दिया जाए तो जिला अस्पताल होते हैं, ब्लॉक स्तर पर जो अस्पताल होते हैं, चिकित्सा केंद्रों का हालत बहुत ही खराब है। आप किसी भी राज्य में ले सकते हैं। दरअसल भारत ने आज़ादी के बाद से ही सार्वजनिक स्वास्थ्य पर बहुत ही सरकारी कम निवेश किया, बहुत ही कम बजट जारी किया जाता। और आज भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पूरे भारत देश का बजट जो भी 2020 और 21 का सेशन है उसमें मात्र 2% ही सरकार ने पूरे बजट का 2% ही हिस्सा निवेश किया है। और आज भी स्वास्थ्य क्षेत्र पर प्राइवेट सेक्टर का दबदबा है। लेकिन जब कोविड-19 संकट आया तो प्राइवेट सेक्टर और जो कुछ लोग होते हैं जो अपना खुद का अस्पताल बनाए रखे हैं, सभी ने अपने हाथ खड़े कर दिए और कुल मिलाकर सभी जिम्मेदारी खराब और खस्ता हाल में सरकारी अस्पतालों को ही संभालना पड़ा। जिन्हें लोग अक्षम और लापरवाह कहते थे इस लॉकडाउन के पहले, जब उनकी कोई भी या किसी भी परिवार की तबीयत खराब होती थी तो सरकारी अस्पताल में नहीं ले जाना चाहते थे, लेकिन आज वही सबसे बड़ा योगदान दे रहा है। आज वही सरकारी अस्पताल जिसमें कुछ नहीं होता था, जिसे लोग लापरवाह अच्छा मानते थे, लेकिन सारा आज इलाज आज गवर्नमेंट सेक्टर में ही हो रहा, गवर्नमेंट अस्पताल में ही हो रहा। अच्छा तो ये होगा कि सरकार इस अनुभव से सबक ले और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर निवेश बढ़ाए। यह नहीं भूलना चाहिए कि जिस यूरोप में पूंजीवाद का जन्म हुआ है और जहां पर वह आज भी बेहद मजबूत है, वहां सरकारी क्षेत्र का स्वास्थ्य सुविधाओं में आज भी बोलबाला है। आप कुछ ऐसे देशों के एग्जाम्पल ले लीजिए, वहां पे प्राइवेट अस्पताल है ही नहीं। जैसे क्यूबा को ले लीजिए आप, वहां पे जो साउथ जो कोरिया देश है, दक्षिण जो कोरिया देश है, वहां पे एक भी अस्पताल प्राइवेट है ही नहीं। भारत में भी केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में सरकारी अस्पताल अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति में है। वहीं खासकर उत्तर भारत में तो अस्पतालों का हाल बहुत ही खराब है। चाहे आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल ले लीजिए, दिल्ली का ले लीजिए, बिहार का ले लीजिए, कहाँ पे कितना खराब है ये सभी को पता है। भारत के अन्य राज्यों को भी स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में केरल की बराबरी करने के लिए प्रोजेक्ट पर काम करना चाहिए। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, दिल्ली हो, सबको ऐसा अस्पताल बनाना चाहिए जैसे केरल में है, तमिलनाडु में है। और जो लोग अच्छी स्थिति में या जहाँ की अस्पताल अच्छी स्थिति में है उन्हें यूरोपीय स्वास्थ्य प्रणाली की बराबरी करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो 5 पॉइंट का नंबर है, समता या समानता, जो राइट टू इक्वलिटी की बात की जाती है कि भारत में सभी लोग एक समान है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पे सभी लोग एक समान है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, सभी को समान अधिकार दिया गया है। लेकिन इस लॉकडाउन ने हमें दिखा दिया कि किसको कितना अधिकार दिया गया है और किसका अधिकार यहाँ पे नहीं है। सच तो यह है कि हम सिर्फ कागजों और फाइलों में समता मूलक देश हैं। सिर्फ कागज में बताया गया कि आपको ये अधिकार दिया गया, आप ये कर सकते हैं, यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पे रह सकते हैं, सरकार से ये सुविधा ले सकते हैं, सिर्फ ये कागजों और फाइलों में ही है। भारतीय संविधान का एक पूरा अंश समानता के अधिकारों से संबंधित अनुच्छेदों को समर्पित करता है। इसलिए इसके अलावा भी सिविल राइट एक्ट तथा कई और कानून है जिसके माध्यम से सभी को समान अधिकार दिया गया है, जो समानता के अधिकार को स्थापित करते हैं। लेकिन कोरोना वायरस संकट ने दिखाया कि भारतीय समाज गरीबों और अमीरों में बहुत ही गलत तरीकों से आज भी बटा हुआ है कि आप अमीर हो, आप गरीब हो, आप इस कास्ट के हो, उस कास्ट को, हर प्रकार से समस्याएं इस लॉकडाउन में उभर कर आ रही हैं। संपदा और विशेषाधिकारों पर देश की एक छोटी आबादी का बहुत ही ज्यादा कंट्रोल है। बाकी लोगों के हिस्से में गुर्बत और तकलीफें ही हैं। जैसे माइग्रेंट वर्कर हैं जो शहरों में रह रहे थे, आज वो आ रहे हैं, उनके पास ऐसा अधिकार नहीं है कि वो अपनी सवारी से आ सके या किसी की मदद मांग सके, कुछ भी नहीं। आज उनके पास
सभी अधिकार खत्म कर दिए गए हैं। जैसे लॉकडाउन लगाया गया तो सब पर था, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा मार शहरी गरीबों और प्रवासी मजदूरों पर पड़ी है, जो नौकरी या काम न करने की स्थिति में स्वयं और अपने परिवार का जीवन 2 महीने तक चला पाने में भी समर्थ नहीं थे। कोविड-19 महामारी ने यह भी बताया कि भारतीय समाज अत्यंत निष्ठुर और हृदयहीन है, जहां गरीबों पर आए संकट से निपटने का दारोमदार खुद उन्हें ही उठाना पड़ा, उन्हें ही लाखों हजारों किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। न कोई सरकारी मदद, ना ही कोई प्राइवेट लोग जो धनी लोग हैं, कोई भी उनको सुविधाएं नहीं दे रहे हैं कि चलिए भाई आइए हमारे यहाँ रुक जाइए, 20 लोग आइए, 50 लोग रुक जाइए, हम आपको खाने पीने की व्यवस्था करते हैं या आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ हजार में से 1-2 लोग हैं जो इस संकट के समय में लोगों की मदद कर रहे हैं, वरना सभी लोग बस सिर्फ जब इलेक्शन आता है तो आप समझिएगा कि इलेक्शन में हजारों बसें आ जाती हैं, लेकिन आज इस संकट के समय में एक भी बस लोग नहीं दे रहे हैं कि जाओ भैया, अच्छा इसके माध्यम से आप अपने स्थान पर, नियत स्थान पर पहुंच जाइए। फ्रांसीसी दर्शन शास्त्री अनेस्ट रेनन कहते हैं कि राष्ट्र बनाने के लिए साझा दुख होने चाहिए, अर्थात साथ रोने की गुंजाइश होनी चाहिए। जैसे दुख आ जाए, देश पे कोई संकट आ जाए तो सभी लोग एक साथ रहें, सभी को अगर दुख हो रहा है तो सभी को दुख होना चाहिए। तो ऐसा इन्होंने कहा कि कोरोना संकट ने दिखाया कि हमने इतने साल बाद भी साथ रोना नहीं सीखा। और इसी मामले में डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था कि भारत एक बनाता हुआ राष्ट्र है। मैं ये नहीं जानता कि भारत जैसे आर्थिक और सामाजिक रूप से बटे हुए देश में साथ रोना कैसे संभव होगा। लोग कब समझेंगे कि ये जो समस्याएं हैं ये सबके लिए है, ये हमारे लिए नहीं है, ये ऊंच नीच जो है, गरीब है अमीर है, ये जो संकट जो हमारे सामने आज फैली हुई है इसे नहीं मानेंगे, और बल्कि ये जो संकट है ये सभी के ऊपर मानेंगे। इनको समस्या हो रही है तो हमें भी ये समस्याएं हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर के पॉइंट पे। 6 नंबर का पॉइंट है बराबरी का विकास। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमने देश के कुछ हिस्से को आंतरिक उपनिवेश बना दिया है। कुछ लोगों को बुरा लगेगा कि भारत में तो उपनिवेश खत्म हो चुका था, अंग्रेजों के जमाने में था, लेकिन आज भी भारत में उपनिवेश है, छोटे छोटे हिस्सों पे है। देश के आर्थिक विकास का मामला हो या विदेशी निवेश आने का हो या औद्योगिकीकरण का हो, ये सब कुछ राज्यों और वहाँ की कुछ इलाकों तक ही सीमित है। बाकी देशों का काम इन इलाकों के लिए सस्ता मजदूर और प्राकृतिक संसाधन देना है। इसलिए कोरोना संकट और लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों का घर लौटना एक विशेष दिशा में हुआ है। विकास की इस असमानता को दूर करना किसी भी सरकार की प्राथमिकता अभी तक नहीं रही है। ये मामला पूरी तरह बाजार की ताकतों के हवाले नहीं छोड़ा जाना चाहिए, वरना विकास की विसंगतियां बनी रहेंगी। कोरोना संकट के समय में अब ये भी नजर आ रहा है कि इन मजदूरों के चले जाने से उद्योगों को फिर से शुरू करने में समस्या आएंगी, और आ भी गई क्योंकि कंपनियों को खोल दिया गया। जैसे भारत सरकार का एक सपना भी है या एक टारगेट भी है कि 2024 में भारत को हम 5th ट्रिलियन $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। अगर ऐसे समय में ये जो माइग्रेंट वर्कर हैं, चाहे वो बिहार के, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के ही होंगे, अगर वो शहरों में नहीं आएंगे तो क्या ये 5th ट्रिलियन की इकोनॉमी पूरी हो पाएगी या इसी तरह से एक सिर्फ टारगेट ही रह जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 7 का है पर्यावरण, जो हमारा इन्वायरमेंट है। कोरोना काल में भी ये दिखा कि हमें न तो अपने जीवन की गुणवत्ता की परवाह है और ना ही पर्यावरण के। जैसे इंसानों ने अपनी गतिविधियां सीमित की, सभी लोग घरों में रहना शुरू किए हैं, उसके बाद पेड़ पौधे और जीव जगत में रौनक आ गई, सभी लोग सड़कों पर आ गए। जो जानवर हैं, आपने देखा होगा कि कई बार ऐसे इमेज आपके सामने आए होंगे कि जो जानवर है छोटे छोटे जो जंगलों में रहते थे, जो कभी सड़कों पर आते नहीं थे, लेकिन आज वो इस लॉकडाउन में सड़कों पर आ गए हैं। नदियां साफ हो गई हैं और कई शहरी इलाकों में भी पक्षी चहचहाने लगे। समुद्र तट पर वे जीव लौट आए जो मनुष्यों की भीड़ के कारण गायब हो चुके थे, जिन्हें लोग विलुप्त मान रहे थे। शहरों में हवा फिर से सांस लेने लायक हो गई है, लेकिन आखिर कब तक? जैसे दिल्ली में अगर साफ हवा हुआ है तो कब तक रहेगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न बन जाता है। हम जल्द ही फिर से यह सब नष्ट करके पहले जैसी स्थिति में लौट आएंगे और फिर कहेंगे कि आज शहरों में हवा सांस लेने लायक नहीं रह गई है। तो इसे भी हमें सुधार करना होगा। जो भी कमियां हुई हैं या जिसके कारण से ऐसा होता है, उस पॉइंट को हमें ध्यान देना होगा। इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है 8 पॉइंट है मध्यम वर्गीय समाज। इस लॉकडाउन में इस जो समस्याएं पैदा हुई हैं देश में, इसमें मध्यम वर्ग क्या कर रहा है? दूसरी चीज तो वह है जो कोविड-19 के समय में उजागर हुई है, वह है भारत का मध्यम वर्ग। इस वर्ग ने खुद को स्वतंत्र गणराज्यों के तौर पर खुद को संगठित करने का काम किया है। इसने यह RWA क्या होता है? द रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन और गेट के अंदर बंद समुदायों के माध्यम से खुद को ऐसा नियोजित किया है। और ये बड़ी बड़ी सोसाइटी, चार दीवारी और गेट में रहने वाले गणतंत्र, अलंकारिक रूप से अभिजात जो हैं, गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी और स्वयंसेवी ऐसे लोग हैं। ये 9 समृद्ध मध्य वर्ग हैं जिनके पास 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद से धन आ गए, लेकिन नई समृद्धि ने उनके भाईचारे और समाजवादी न्याय की भावना को लूट लिया है।
यह वर्ग अधिकांशतः देशभक्ति का दिखावा करता है और गरीबों के साथ अपने जुड़ाव को दिखाने में घबरा रहा है कि कैसे हम दिखाएं कि सभी लोग एक समान हैं। आपके ऊपर दुख है तो हमारे ऊपर भी ऐसा ही दुख है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे रोबोट राइस समृद्धों का अलगाव कहते हैं। अमीर नागरिक समाज में दूर अपने निजी बंद समुदायों में सिमट जाते हैं। शंकर अय्यर की एक किताब है जिसे आप पढ़ भी सकते हैं। इस लॉकडाउन के समय में आपके पास समय इस तरह से है ही। द ग्रेटेड रिपब्लिक में कहते हैं कि भारतीयों का तेजी से अलगाव हो रहा है जैसे उनकी आमदनी ऐसा करने की अनुमति देती है। वे पे एंड प्लग इकोनॉमी अर्थात बिना सरकारी लाल फीताशाही में निवेश करने लगते हैं। तो जितना कम वो सरकार पर निर्भर करते हैं उतना ज़्यादा वे राज्य के गरीबों के लिए सर्विस पहुंचाने में निवेश करते हैं। बेहतर देश और समाज बनाना मुश्किल तो नहीं, लेकिन इसके लिए प्रयासों की ज़रूरत है। ये अपने आप नहीं हो जाएगा। कोरोना संकट ने हमारे सामने ये मौका उपस्थित किया है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 8 पॉइंट के बारे में बात किया। ऐसे लगभग 20 पॉइंट होंगे, 20 ऐसे सेक्टर होंगे जहाँ से कमियाँ आ रही थी, तो उसे हम दूसरे वीडियो में या सेकंड पार्ट में बात कर लेंगे। तो ये थी हमारी आज की सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि भारत सरकार की कहाँ पे कमियां। यहाँ पे सरकार ने पूरे भारत देश की जनता के बारे में बात कर रहे हैं कि उनकी क्या कमियां हैं। इन 8 पॉइंटों के माध्यम से हमने समझा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें और जो भी आपको समस्या और अन्य सेक्टरों में या इसी सेक्टरों में इन्हीं 8 पॉइंटों में लगा होगा आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद। चलो भाई।